हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर 2 घंटे भी अगर आपके पास समय है मेरे प्यारे बच्चों, अगर सेंटर पे नहीं पहुंचे हो, 2 घंटे भी समय है तो इस पेपर को देख के जाना मेरे प्यारे बच्चों। 801 डीडी वायरल पेपर है, क्लास 10th हिंदी का मेरे प्यारे बच्चों। 10वीं के विद्यार्थी अगर सेंटर में नहीं पहुंचे हो, अगर सेंटर में भी पहुंच गए हो, अगर अंदर एंट्री नहीं हुई है, तभी इस पेपर को देख के जाना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब अंदर जाओगे तो यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। 70 नंबर में 70 नंबर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे अनुक्रमांक अपना डाल दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। मेरी गारंटी है कि 2.5 घंटे में पूरे के पूरे पेपर को करके चले आओगे, पूरे के पूरे पेपर करके चले आओगे 2.5 घंटे में। बस पूरा वीडियो को देख कर जाना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है जो कि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे पहला पॉइंट बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में आएगा। तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है मेरे प्यारों? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनका उत्तर कहां देना होगा आपको? ओएमआर शीट आपको अलग से मिलेगी, उस पर देना होगा। नीले पेन से रंग सकते हो या काले पेन से रंग सकते हो, लेकिन पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, सिर्फ जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब खंड अ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 1 नंबर का। अगर टोटल हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का पूछेगा आपसे। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है। पांचवा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा था, खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कहने का मतलब है कि खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव है ना, उनको हल करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय है। अब मेरी गारंटी है कि आप 5 मिनट में रंग के चले आओगे। इस वीडियो को अगर देख के जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, रंग दोगे। बाकी आप फिर खंड ब को, जिसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, उनको हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 2 घंटे। इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। हर एक प्रश्न के सामने लिखा गया है कि यह प्रश्न कितने नंबर का है। पेपर मेरे प्यारों चो यहां से स्टार्ट होगा खंड अ। देखो क्या दिया है, खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खंड अ में रहेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या बोला है। पहला प्रश्न बोला है कि आकाश द्वीप के लेखक हैं। तो आकाश द्वीप के लेखक जो है मेरे प्यारे बच्चों वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहले का सी। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न बोला है कि तितली कृति के विदा है। मतलब तितली किस कृति के विदा है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपन्यास कृति के विदा है। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है कि शुक्ल युग की काल अवधि है। शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक यह जो काल अवधि है, इसे हम लोग शुक्ल युग की काल अवधि कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, ये चारों कथन में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पांचवे का सी वाला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए। आगे देखिए सातवां। सातवां क्या है? आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आधुनिक काल की जो समय अवधि मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक अब तक जो काल अवधि चलती आ रही है उसे आधुनिक काल की समय अवधि कहते हैं। आगे देखेंगे आठवां प्रश्न क्या पूछा है। आठवां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों दीप शिखा क्या है? दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है।
किनकी रचना है दीपशिखा मेरे प्यारे बच्चों? तो महादेवी वर्मा जी की है। इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि गंगा लहरी रचना है। तो गंगा लहरी रचना किनकी है मेरे प्यारे बच्चों? पद्माकर जी की। किनकी? पद्माकर जी की है। इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, पद्माकर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां है कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। तो रीति काल की जो काल अवधि मेरे प्यारे बच्चों मानी जाती है वह 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक मेरे प्यारे बच्चों जो काल अवधि मानी जाती है वो रीति काल की काल अवधि मानी जाती है। इसलिए 10वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है मेरे प्यार बच्चों की राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुन परिहरि रघुवर विरह, राउ गयु सुरधाय। कह रहा इन पंक्तियों में कौन सा रस है मेरे प्यार बच्चों? तो इन पंक्तियों में करुण रस का प्रयोग किया गया है। इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला करुण रस। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 मेरे प्यार बच्चों। प्रश्न नंबर 12 जो है वह है कि यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी, उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। मतलब कौन सा अलंकार इस पंक्ति में है मेरे प्यारे बच्चों? तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 13। 13वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहु नयन तुलसी बरे स्नेह जल। कह रहा इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? दूसरे मतलब इस वाले चरण में, और चौथे मतलब इस लास्ट वाले चरण में कितनी मात्राएं मेरे प्यारे बच्चों ये पूछा है। तो 13 मात्राएं हैं, गिन लेना। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ए। आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आह अब वह न रहा। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मतलब कैसा वाक्य है? तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों यह चिन्ह आपको दिखे इसे एक्सक्लेमेशन चिन्ह कहते हैं, ठीक है, विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। इसलिए कैसा होगा? विस्मयवाचक होगा। कैसा वाक्य है? तो विस्मयवाचक वाक्य है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यह चिन्ह कहीं दिखा समझ लो विस्मयवाचक ही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? तो भाववाच्य का सही विकल्प मेरे प्यारे बच्चों अगर भाव के रूप में कौन है इन चारों ऑप्शन में से मेरे प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा कि आओ वहां बैठा जाए। आओ वहां बैठा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का ये भाववाच्य रूप है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16। देखो प्रश्न नंबर 16वां जो प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वह है कि शाबाश, क्या है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये कैसा वाक्य है? शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, तो तुमने देखो ये तुमने जो है उसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा तुमने के, और पूछेगा एक कैसा वाक्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, मध्यम पुरुष है, सर्वनाम है, एक वचन है, कर्ता कारक है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अन धन आदर। ठीक है, तो कौन सा होगा? अन धन आदर, मतलब अन जो आगे लगा होता है वही आपका उपसर्ग होता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18 जो है पंचवटी में कौन सा समास है मेरे प्यार बच्चों? तो पंचवटी में समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्विगु समास। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्ववाची नहीं है। मतलब गंगा का पर्ववाची कौन नहीं मेरे प्यारे बच्चों? कालिंदी। कालिंदी जो है वो गंगा का पर्ववाची शब्द नहीं होता है। बाकी आपका भागीरथी, सुर, सरिता, देवनदी ये सभी गंगा की पर्ववाची हैं, लेकिन कालिंदी जो है वो गंगा का पर्ववाची नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20वां, लास्ट प्रश्न है खंड अ का। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्ववाची नहीं है। तो अग्नि का पर्ववाची मेरे प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? देखो अनल तो होता है, पावक भी होता है, ज्वालस भी होता है, अनिल। अनिल जो है वो अग्नि का पर्ववाची नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यह खंड अ कंप्लीट हो गया। यहां से स्टार्ट होगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। कितने नंबर का? 50 नंबर का प्रश्न यहां से स्टार्ट होगा। प्रश्न नंबर 21। 20 के बाद कौन सा प्रश्न आएगा? 21वां प्रश्न आएगा। क्या बोला है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, मतलब 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो गद्यांश हमको दिया है यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, ध्यान से इसे पढ़ो। तो देखो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहला गद्यांश जो दिया है वह है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और प्रवृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह गद्यांश दिया है मेरे प्यारे बच्चों। इसके नीचे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ और लेखक का नाम मतलब संदर्भ पूछा है। ठीक है, तो चलो पहला ए वाला देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यहां से लिखो। 21वां प्रश्न ए वाला, संदर्भ हेडिंग डालोगे, फिर लिखना प्रारंभ करोगे। प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मित्रता चैप्टर से लिया गया है यह गद्यांश, और इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस ये हो गया आपका संदर्भ बिल्कुल कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। और 2 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर, क्योंकि ये प्रश्न कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। दूसरा देखो, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का ही है। मतलब कि जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह नीति मतलब यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इसका हमें व्याख्या बताना है। तो देखो व्याख्या कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बी वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे, लिखना प्रारंभ करोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी जो है प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। यह है मेरे प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका मैंने व्याख्या आप लोगों को बता दिया, नोट कर लो। इसके नीचे एक प्रश्न और पूछा है सी वाला। क्या है? युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है? यह भी प्रश्न 2 नंबर का है। चलो इसको भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उत्तर में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। बस ये भी कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया। हाँ, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आपको एक ऑप्शन और दिया है कि अगर ये नहीं करना आप चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। यह क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, ठीक है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। देखो पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए इसका पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो अथवा है ना, मैं यहाँ पे अथवा लिखा हूं, मैं अथवा वाला को उत्तर बता रहा हूँ। ए वाला सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है, और इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद। मतलब कि ममता नामक कहानी से यह गद्यांश लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना ही आपको संदर्भ में लिखना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि परम पिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी,
क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा, इतना हमें व्याख्या बताना है, इतना जहां तक लाइन किया गया है। तो देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे, बी वाला हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए व्याख्या हेडिंग डालने के बाद लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद का क्या पिताजी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषण से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रत हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं। भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। क्या पिताजी हम लोगों के पास धन होने से हम लोगों को भीख भी न मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूमि पर न नहीं रह जाएगा जो हम लोगों को दो मुट्ठी अन्न दे सके। तो यह है आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या, मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लो। ठीक है, देखिए एक प्रश्न और है सी वाला कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो देखो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी वाला का उत्तर है कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता के परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लो, 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न नंबर 22। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हो गया, दोनों हमने बता दिया, अथवा वाला भी प्रश्न हमने करा दिया। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा, जो आपका मन करे वो एग्जाम में करके आना। प्रश्न नंबर 22, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी प्रश्न 6 नंबर का है, इसमें भी 2 आता है। देखो एक अथवा करके दिया है, लेकिन मैं दोनों को बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला देखो, पहला क्या है, यहां से लेकर यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक मैं घेरा बना दे रहा हूँ यहां तक है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरिलय हो। अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिर सुने गंगू पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु होती ही पाई। इसके नीचे 3 प्रश्न है। पहला है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर के लिए है। अब इसका में हम देखने वाले हैं क्या है, संदर्भ। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 का ए संदर्भ हेडिंग डाल ली है, फिर लिखो कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। मतलब सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से, ठीक है, काव्य खंड में संकलित किससे, पद शीर्षक से उद्धृत है। यह आपको संदर्भ में लिखना है। इतना याद रखना कि इसमें प्रसंग भी लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रसंग में लिखोगे, प्रसंग का मतलब समझते हो क्या होता है। प्रसंग का मतलब यह होता है कि उस पद्यांश में किन के बारे में बात किया गया है, वो होता है प्रसंग। देखो प्रसंग हेडिंग डाल लिखोगे, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। यह है आप लोगों का प्रसंग। अब हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, देखो बी वाला रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक किया गया है कि बैरो सुने गंगू पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई। इसके हमें व्याख्या करना है मेरे प्यार बच्चों। देखो व्याख्या यहाँ पे बी वाला हेडिंग डालोगे व्याख्या, फिर लिखना प्रारंभ करोगे आप कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपया हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। मेरे प्यार बच्चों, यह है अब क्या व्याख्या, रेखांकित अंश का व्याख्या हमने बता दिया। चलिए देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न और है सी वाला, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ये भी प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं कौन सा अलंकार है। तो हम लोग लिखेंगे अलंकार, चरण कमल में रूपक पुनरुक्ति प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास अलंकार है। बस ये सी वाला 2 नंबर यहाँ से भी क्या हो गया, आप लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अथवा वाला देखते हैं। अगर वो नहीं प्रश्न करना चाहते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है आपको कि सुनी सुंदर वैन सुधार साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन तिन्हे समझाई कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर से ही रावे अवलोकती लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बगसी मनु मंजुल कंज कली।
ठीक है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। कितने नंबर का मेरे प्यार बच्चों? 2 नंबर का है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखो मैंने अथवा यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है और ए वाला संदर्भ लिखो। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब वनपथ शीर्षक से लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास हैं। ठीक है, बस। इसके बाद प्रसंग भी लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों इसमें। तो प्रसंग भी लिखोगे। इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बी वाला। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक? अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंजकली। अब इसका हमें व्याख्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो यहां से व्याख्या हम लोग देखेंगे। बी वाला रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। बस इतना ही व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। और 2 नंबर आपका क्लियर हो गया। एक प्रश्न और नीचे दिया हुआ है, अनुराग तड़ाग में तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सी वाला है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार की छटा है। ठीक है, क्लियर हो गया। 3 अलंकार प्रयोग किया गया है, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का है। इसमें भी 2 प्रश्न है अथवा करके, लेकिन मैं दोनों को बताने वाला हूँ। पहला वाला यहाँ से, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से केंद्रमस्ति। ठीक है, यह संस्कृत का आपको गद्यांश दिया हुआ है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है मेरे प्यार बच्चों। इसको ध्यान से आप देख लो। इसका हम लोग देखने वाले संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। देखो कैसे, देखो 23वां, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है मेरे प्यारे बच्चों। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अब हम अनुवाद करने वाले हैं। अनुवाद करने से पहले एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा इसको, यहां से लेकर यहां तक इसका हम अनुवाद करने वाले हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखो कैसे अनुवाद करेंगे हिंदी में इसका। तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया। बस यह है मेरे प्यारों से इसका अनुवाद। यहां से हो गया क्लियर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया ये वाला कर लो कि मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृति महानतम प्रयत्नम अकुर्वन। यहां से लेके यहां तक इसका कर लो। तो दोनों में से कोई ये कहीं करना है, लेकिन मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो अथवा वाला का उत्तर मैं बता रहा हूँ। अथवा वाला सबसे पहले तो संदर्भ ही लिखना पड़ेगा इसमें भी, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें भी प्रसंग लिखना होता है कि इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब अनुवाद करने वाले हैं, बस 5 नंबर मिल जाएगा। अनुवाद करने से पहले मैं दिखा देता हूँ यही वाला, यहां से लेके यहां तक इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं। देखो अनुवाद हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि मानव जीवन को संवारना, कोष्टक में लिख लेना कि दोषादि को दूर करना संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। बस ये अनुवाद हो गया। 5 नंबर क्लियर हो गया। अब स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 मेरे प्यार बच्चों क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सेम प्रश्न वही है, वो आपका गद्यांश था या आपका संस्कृत का पद्यांश है। इसमें भी आपका 2 दिया है अथवा करके। देखो पहला क्या है मेरे प्यार बच्चों
कि मानो हित्वा प्रिय भवती क्रोध हित्वा न सोचती, कामवर्थ हित्वार्थवान भवती लोभ हित्वा सुखी भवेत। इसका हमें मेरे प्यार बच्चों संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखो 24 का सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। अब अनुवाद करने वाले हैं, लेकिन अनुवाद करने से पहले एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, यही है इसका हम लोग हिंदी में अनुवाद करने वाले मेरे प्यार बच्चों। कैसे करेंगे देखो, क्या अनुवाद हेडिंग डालोगे, लिखोगे यक्ष। यक्ष जो है प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से। यक्ष पूछ रहे हैं कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। तो युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य इच्छा कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों बस हो गया। इसके बाद अथवा वाला देखो, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो ये वाला कर लो, सर्वे भवन्ति सुखनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका उत्तर देख लो। तो इसका उत्तर देखो, सबसे पहले इसका हम लोग संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों। प्रसंग की अगर हम वही बात करें तो प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोकों में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अब इसका हम अनुवाद करेंगे। सर्वे भवन्ति सुखिनः मतलब सभी सुखे हो, सर्वे सन्तु निरामया सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। मेरे प्यार बच्चों बस ये हो गया आपका कंप्लीट मेरे प्यार बच्चों। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25वां क्या बोल रहा है मेरे प्यार बच्चों कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड काव्य आ गया। खंड काव्य मेरे प्यारों जो जिला वाइज जाता है, जिला वाइज जाता है। आपके जिला में जो खंड काव्य पूछा जाता है वही आपको करना है। क्वेश्चन बैंक में या किताब में जाकर देख लो कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वही एग्जाम में करोगे तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। खंड काव्य तो बहुत है, जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, आगे बढ़ोगे तो मेवाड़ मुकुट है, अग्र पूजा है, अग्र पूजा के बाद जय सुभाष है, मातृभूमि है मेरे प्यारे बच्चों, फिर कर्ण है, फिर करमवीर है, तुमुल है, बहुत है। आप जाके देख लेना कि कौन सा खंड काव्य आपके जिला में पूछा जाता है, बस हो जाए। आगे देखो प्रश्न नंबर 26 का क। प्रश्न नंबर 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर का। तो 3 दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। मैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बता देता हूँ, 5 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके में लिख के लेकर आया हूँ। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डालना है। जन्म लिखना 1884 में, मृत्यु लिखना 1941 ईस्वी में। जीवन परिचय एक मेन हेडिंग डालना है और फिर लिखना प्रारंभ कर देना। क्या लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदामनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका स्वर्गवास हो गया। रचना की अगर हम बात करें तो चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि इनकी जो रचनाएं हैं। अब मेरे प्यारों बच्चों देखो, एक ही पेज में मैंने जीवन परिचय लिख दिया और 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का। बस जो जो मेन मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिख देना, बस आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर ख, 26 का ख। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर का। पहला है गोस्वामी तुलसीदास। मैं पहला वाला ही बता देता हूं आप लोगों को, गोस्वामी तुलसीदास जी का 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इनका भी मैं बहुत आसान तरीके से लिख कर लेकर आया हूं।
देखो सिंपल क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख डालो। पहला वाला गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हो तो मेरे हेडिंग डालो। जन्म लिख लो ब्लैक पेन से सन 1532, मृत्यु लिख लो सन 1632। जीवन परिचय की मेन हेडिंग डालना ब्लैक पेन से, फिर लिखना प्रारंभ करना कि तुलसीदास का जन्म जो हुआ था सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था एटा जिला के सोरो नामक स्थान में हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम जो था मेरे प्यारो जो हुलसी था। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसी भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों, कि लाज न आई आपको दौरे आई हूं साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1532 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। रचना की अगर हम बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बस इतना छोटा सा है, 5 नंबर आपको दिला देगा। आगे देखिए 27वां, 26 खत्म हो गया ना, 27वां प्रश्न देखिए क्या है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। श्लोक पूछा है, 2 नंबर का श्लोक आता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको 2 श्लोक बता देता हूं, आपका काम बन जाएगा। दो श्लोक। पहला श्लोक यह है कि बंधम मरणम वापी जय वापी पराजया उभेत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। यह आपका पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक यहाँ पे है, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दो हमने श्लोक बता दिया। दोनों श्लोक अगर आपको तैयार है तो 2 नंबर आप लोगों का बिल्कुल मेरे प्यारो जो फिक्स है, कोई रोकेगा नहीं। आगे अगर हम बात करें, अगला है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 ये कहता है मेरे प्यार बच्चों, क्या है देखो ध्यान से, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर। 4 प्रश्न दिया है, 4 में से किन्हीं 2 का ही संस्कृत में उत्तर देना है। पहला है आपका भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। दूसरा है पुरुराज क आसीत। तीसरा है चंद्रशेखर क आसीत। चौथा है वीर केन पूजते। अब इन चारों में से मेरे प्यारों चो किन्हीं 2 का ही संस्कृत में उत्तर देना। मैं चारों का ही उत्तर आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखो, पहला है विश्वस्य अस्त्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। दूसरा है पुरुराज एक भारत वीर आसीत। तीसरा है चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। चौथा है वीर विन पूजते। अब मैंने चारों एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर है 29। अब प्रश्न नंबर 29 जो है मेरे प्यारे बच्चों निबंध है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 7 नंबर का। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद के कारण और निवारण, जनसंख्या का लाभ और हानि, नारी शक्तिकरण। मेरे प्यारों मेरे चैनल पे सारे निबंध उपलब्ध हैं। आप जाके निबंध बाई सम्राट एकेडमी, निबंध बाई सम्राट एकेडमी डालना, बहुत सारे निबंध आ जाएंगे। सारे निबंध हमने बहुत आसान तरीके में लिख के बताया हुआ है और साथ ही साथ ट्रिक भी बताया कि निबंध लिखने का बेहतरीन ट्रिक क्या है कि एग्जामिनर 7 में 7 नंबर आपको दे। तो वहां से इस टॉपिक को मेरे प्यार बच्चों कवर कर लेना आप लोग। आगे देखेंगे लास्ट प्रश्न मेरे प्यारों जो 30वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारों जो 30वां, कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखिए। हाँ, अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके प्रश्न और दिया है कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, तो नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके पत्र द्वारा समझाइए। 4 नंबर का है, तो मैं अथवा वाला आपको बता देता हूं ताकि 4 नंबर अब यहां से क्लियर कर पाओ। देखो 30वें का अथवा वाला मैंने बताया है। सबसे पहले आपकी बहन जहां पे रहती है उसका आप एड्रेस लिखो। तो जो भी एड्रेस है आपकी बहन का पूरा एड्रेस यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा? एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे डालोगे प्रिय बहन मृणाल, जो उनका नाम है, फिर बहुत प्यार। इसके बाद पूरी कहानी लिखना चालू कर दोगे। क्या लिखोगे कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ तुम वहां भली प्रकार से होगी। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि
तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारे लक्ष्य क्या है। मृणाल। विद्यार्थी जीवन पढ़ने लिखने के लिए होता है। यही समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं, और अपना बहुमूल्य समय पढ़ने लिखने के स्थान पर फैशन में, व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगाना सही नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैशन के नाम पर समय नष्ट करती रहोगी, तो दिशा भटक जाओगी और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठोगी। पिताजी को हमसे बहुत आशाएं हैं। हमारी शिक्षा के लिए कोई बाधा ना आए, इसके लिए वह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। आशा करती हूँ तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगी। बस, तुम्हारी बड़ी बहन। बस नाम नहीं लिखना है, आप बस लिख देना, ठीक है। बस, ये लास्ट प्रश्न था मेरे प्यार बच्चों। अब इस पेपर का मैंने पूरा सलूशन आप लोगों को बता दिया, 801 टीडी मेरे प्यार बच्चों। अगर ये इस पेपर का पूरा तैयार है आप लोगों को, तो 100% मेरी गारंटी कि 70 में 70 भी आप लोगों का तैयार है 22 फरवरी को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।